एवरीवन, दिस इज़ आमिया अलवीरा। वेलकम बैक टू स्टेज टू एक्सेलेंस, जहां आपको बीएड से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेक्युलर एजुकेशन। इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव येट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप सब इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक ध्यान से देखें। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। इफ़ आप पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए। एंड फॉर डाउट्स कमेंट अस और कॉन्टैक्ट अस इन आवर इंस्टा पेज, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन के साथ में। हमारा टॉपिक है सेक्युलरिज्म के ऊपर। तो आखिर में ये सेक्युलरिज्म है क्या? वॉट इज़ सेक्युलरिज्म? India is a democratic and secular country where people from different religion lives पीसफुली। इंडिया एक डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक और सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ डिफरेंट रिलीजन्स के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग धर्म के लोग शांति से पीसफुली तरीके से रहते हैं। इन इंडिया सेक्युलरिज्म मीन्स दैट ऑल रिलीजन कैन को एग्जिस्ट पीसफुली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। हमारे भारत में धर्मनिरपेक्षता का यानी कि सेक्युलरिज्म का मतलब है कि यहाँ हर एक धर्म के लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ सह अस्तित्व शांतिपूर्वक तरीके से रह सकते हैं, एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। The term secularism was introduced to nullify the divide and rule policy brought in by ब्रिटिश द्वारा लाई गई डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को ख़त्म करने के लिए, रद्द करने के लिए सेक्युलरिज्म टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया। क्योंकि अंग्रेज़ों की विचारधारा ये थी कि अगर उनको इंडिया में राज करना है तो यहाँ के लोगों में फूट डालना होगा, और उसके लिए उन्होंने धर्म, लोगों की आस्था को हथियार बनाया। सेक्युलरिज्म वर्ड को कब इस्तेमाल किया गया? हमारे संविधान में इस शब्द को कब पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, शामिल किया गया? दिस टर्म वाज इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 1976। सेक्युलरिज्म वर्ड को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट मीन्स हमारे भारत के संविधान में ईयर 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया। धर्म इंडिया में अंग्रेज़ों के राज में धर्म के नाम पर भेदभाव हर क्षेत्र में होता था। कामकाज, रहन सहन, सुविधाओं का लाभ उठाने में पाया जाता था जब हमारे देश में अंग्रेज़ राज करते थे। तो आज़ादी के बाद भारत सरकार ने सोचा, अगर हमें अपने देश को विकसित करना है और अपने समाज को सुधारना है तो सबसे पहले धर्म के नाम पर जो भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसे ख़त्म करना होगा। तभी हम सब आपस में रह पाएंगे और एकत्र होकर हमारे देश को विकास की तरफ ले जा पाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि हर किसी को हम शिक्षित करें हमारे देश में, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, कास्ट से हो या कम्युनिटी से हो। तो इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव को ख़त्म करने के लिए सेक्युलर एजुकेशन का निर्माण हुआ। सेक्युलर एजुकेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज़ सेक्युलर एजुकेशन? सेक्युलर एजुकेशन का मीनिंग है, सेक्युलर एजुकेशन मीन्स making public education free from any religious dominance, especially in its learning environment। यानी सेक्युलर एजुकेशन का मीनिंग है कि पब्लिक एजुकेशन यानी सार्वजनिक शिक्षा को किसी भी धार्मिक रिलीजियस डोमिनेंस से मुक्त करना, स्पेशली इसे सीखने के माहौल में। मतलब जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में हमारे बच्चे सीखते हैं, उस एनवायरनमेंट में किसी भी टाइप का रिलीजियस इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी टाइप का रिलीजियस इन्फ्लुएंस होगा तो वहाँ पर डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेशन आ ही जाएगा। इसीलिए सेक्युलर एजुकेशन लाया गया है, सो दैट जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, वो किसी भी टाइप के रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से, रिलीजियस इन्फ्लुएंस से फ्री रहे। हर एक बच्चे को इक्वल तरीके से हम सिखा सके, शिक्षित कर सके। Secular education develops in the child the spirit of love, tolerance, discipline, equality, cooperation, sympathy and fraternity। सेक्युलर एजुकेशन हमारे बच्चों में प्रेम, सहिष्णुता, अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, समानता, सहयोग, सहानुभूति और बंधुत्व के भावना का विकास करता है, जिससे बच्चे एक दूसरे के साथ आपस में मिलजुल कर शिक्षा प्राप्त करते हैं।
India is a secular country where spirituality based on religion had always been given a high esteem, and to safeguard it, our constitution has included various provisions in its article. भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सेक्युलर कंट्री है, जहाँ धर्म पर आधारित आध्यात्मिकता को हमेशा उच्च सम्मान दिया गया है, प्रायोरिटी दिया गया है। और इसके रक्षा के लिए हमारे संविधान ने अपने आर्टिकल्स में बहुत सारे प्रोविजंस इंक्लूड किए हैं, जिसकी मदद से जो हमारा शिक्षा का क्षेत्र है वो रिलीजियस भेदभाव से, डिस्क्रिमिनेशन से दूर है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं उन सारे आर्टिकल्स को डिटेल्स में। Article 25(1) states that it guarantees all the citizens the right to have freedom of conscience and the right to process, practice and propagate रिलीजन। आर्टिकल 25 का क्लॉज 1 सभी सिटीजन्स को, नागरिकों को कॉन्साइंस का फ्रीडम मतलब अतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की प्रक्रिया, प्रोसेस, आचरण, प्रैक्टिस और प्रचार, प्रोपगेट करने के अधिकार की गारंटी देता है। दैट मीन्स इस देश में रहने वाले हर एक आदमी को, हर एक नागरिक को अपने तरीके से अपने धर्म को फॉलो करने की आज़ादी है। वो अपने हिसाब से अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकता है, बट इन अ पीसफुल वे, शांतिपूर्वक तरीके से, जिससे किसी और धर्म समुदाय के लोगों की भावना को, उनके विश्वास को ठेस ना पहुँचे, नुकसान ना हो। क्लियर? नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 28 क्लॉज 1। आर्टिकल 28 क्लॉज 1 क्या कहता है? नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शॉल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होलीली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। आर्टिकल 28 का क्लॉज 1 ये कहता है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो स्टेट फंड से चलता है वो किसी भी तरीके से किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन यानी कि धार्मिक शिक्षा को प्रोवाइड नहीं करेगा। स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स को न्यूट्रल रहना पड़ेगा और हर धर्म के बच्चों को इंक्लूड करना होगा बिना किसी भेदभाव के, ऐसा आर्टिकल 21 कहता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 28 क्लॉज 2। नथिंग इन क्लॉज 1 shall apply to any educational institution which is administered by the state but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted to such institution। आर्टिकल 28 का क्लॉज 2 ये स्पेसिफाई करता है कि आर्टिकल 28 के क्लॉज 1 की कोई भी बात ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर लागू नहीं होगा जो राज्य द्वारा प्रशासित है, मतलब स्टेट वाइज रिकग्नाइज्ड है, लेकिन किसी ऐसे धर्मदान या ट्रस्ट के तहत स्थापित किया गया है, एस्टैब्लिश किया गया है, जिसके लिए उस इंस्टीट्यूशन को, संस्था को धार्मिक शिक्षा यानी कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रदान करने की आवश्यकता है। लेट मी क्लैरिफाई इट टू यू। आप लोग दोनों आर्टिकल्स में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो स्टेट ने एस्टैब्लिश किया है वहाँ कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 28 का क्लॉज 1 कहता है। पर आर्टिकल 28 का क्लॉज 2 ये कहता है कि 28 क्लॉज 1 में कहा गया है कि जो स्टेट द्वारा एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है, बट आर्टिकल 28 के क्लॉज 2 में हम कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं? जो स्टेट वाइज रिकग्नाइज्ड है, एस्टैब्लिश नहीं किया गया है, ठीक है। ये एस्टैब्लिश किया गया है किसी भी रिलीजियस ग्रुप के द्वारा, किसी भी रिलीजियस ट्रस्ट के द्वारा, या पर्सन उसे एस्टैब्लिश करता है सो दैट वो वहाँ पर अपना रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सके, तो वो ऐसा कर सकता है एज़ पर आर्टिकल 28 क्लॉज 2 ही। अब देखते हैं हमारा अगला आर्टिकल, आर्टिकल 28 Clause 3. No person attending any educational institution recognized by the state or receiving aid out of state funds shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institutions or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such person or if such person a minor his guardian has given his consent thereto। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली ये क्लॉज 3 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को
अटेंड करता है जो स्टेट द्वारा रिकग्नाइज्ड है या फिर स्टेट द्वारा उसे फंड मिलता है, जहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस फॉलो की जाती है, इम्पार्ट की जाती है। अगर वो व्यक्ति उस इंस्ट्रक्शन को नहीं एक्सेप्ट करना चाहता है, नहीं एक्वायर करना चाहता है, तो कोई भी उसे फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, रिमोट एरियाज़ में स्कूल्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है, तो वहाँ पर जो भी संगठन द्वारा या ट्रस्ट द्वारा जो स्कूल्स बनाए जाते हैं, वहाँ पर डिफरेंट रिलीजियस या डिफरेंट कास्ट के बच्चे भी पढ़ने जाते हैं। तो अगर वो बच्चा जो भी वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है उसे फॉलो नहीं करना चाहता या उसे अटेंड नहीं करना चाहता है, तो उसे कोई फोर्स नहीं कर सकता है। इन केस अगर वो बच्चा 18 ईयर्स से कम है, दैट मीन्स वो इफ़ इन केस अगर वो बच्चा माइनर है, तो बिना उसके पेरेंट्स या गार्डियन के कंसेंट के कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसे फोर्स या प्रेशराइज नहीं कर सकता है किसी भी टाइप का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए या अटेंड करने के लिए। क्लियर? सो बेसिकली आर्टिकल 28 के तीनों क्लॉज अलग अलग प्रोविजंस के थ्रू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। Now let's go ahead and discuss our next article, Article 30, Clause 1. All minorities, whether or not they are based on religion or on language, they shall have the right to establish and administer educational institutions of their own choice. आर्टिकल 30 का जो क्लॉज 1 है वो इंडिया में रहने वाले जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, मतलब जो सभी अल्पसंख्यक लोग हैं, चाहे धर्म के आधार पर हो या भाषा पर आधारित हो, उन्हें अपने पसंद का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने का और एडमिनिस्ट्रेट करने का अधिकार देता है, राइट देता है। जिस तरह से आपने देखा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो आर्टिकल 28 है वो कम्प्लीटली बेस्ड है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने पर। उसी तरह से जो आर्टिकल 30 है वो हमारे देश में, हमारे समाज में जो रहने वाले माइनॉरिटीज़ ग्रुप के लोग हैं उनको किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करना पड़े एजुकेशनल सेक्टर में, इस पर फोकस करता है आर्टिकल 30। अब देखते हैं हम आर्टिकल 30 का दूसरा क्लॉज नंबर 2। The state shall not discriminate in granting aid to education institutions maintained by the state or receiving aid out of state funds on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion, race, caste, language or any of them. कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो किसी माइनॉरिटी ग्रुप के थ्रू मैनेज किया जाता है, बेस्ड ऑन रिलीजन हो, रेस, कास्ट, लैंग्वेज या फिर कोई भी दूसरा और क्राइटेरिया है, तो स्टेट गवर्नमेंट उन्हें कोई एड, मतलब जो गवर्नमेंट हेल्प है या सपोर्ट है देने में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। चाहे किसी भी ग्रुप का व्यक्ति अगर कोई भी ट्रस्ट चलाता है जिसको गवर्नमेंट का एड मिलना चाहिए, तो स्टेट इस चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा कि कौन सा रिलीजियस ग्रुप या ट्रस्ट उस चीज़ को, उस इंस्टीट्यूशन को चला रहा है। क्लियर? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 25, 28 और 30 की मदद से हमारे समाज में होने वाली किसी भी तबके के जो डिस्क्रिमिनेशन है बेस्ड ऑन रिलीजियन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज या एक्सेट्रा, किसी भी टाइप के डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने की कोशिश की है और पुरजोर कोशिश की है कि हर व्यक्ति जो हमारे देश में रहता है वो पूरी तरीके से शिक्षा को प्राप्त कर सके, यानी कि एजुकेशन एक्वायर कर सके बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन या फिर किसी भेदभाव के। क्लियर? आई होप आप सभी को सारे आर्टिकल्स अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। ये टॉपिक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड येट सेंसिटिव भी था, तो मैंने पूरी कोशिश की है न्यूट्रली आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझाने की। सो आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको आज का हमारा ये जो सेशन है वो अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हो, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्रिप्शन के बाद में बेल आइकन को ज़रूर टैप करना, सो दैट आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलेंगे बहुत ही जल्द हमारे अगले वीडियो में।